हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सुंदर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो कक्षा 9 विषय विज्ञान का है और वार्षिक परीक्षा 2024-25 का। ये पेपर हमको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इसको हल कराने के लिए जो है रिक्वेस्ट की गई है। तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा पेपर आज यहाँ पर हम हल कराने जा रहे हैं। आप लोग भी इसको देखिए और इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। और इससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे है उसका आंसर आपको देना है। कैपिटल जी का मात्रक क्या है? तो पहले जाने कैपिटल जी होता क्या है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मात्रक कहाँ से लेके आएंगे? तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। क्या फार्मूला बनता है? F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। अब हमको कैपिटल जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल जी बराबर होगा F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के आधार पर ही इसका जो मात्रक है आप पता कर सकते हैं। तो ये F का मात्रक तो हो गया न्यूटन और आर स्क्वायर का मात्रक हो गया, आर मतलब दूरी होती है, स्क्वायर क्या हो गया? दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जल्दी से बताइए कितना है। एक जूल का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर 7 अर्ग के, 10 की पावर -7 अर्ग के, 746 जूल के और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 की पावर -7 जूल, ये तो बिल्कुल अर्ग बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। और ये 746 नहीं होता, 746 वाट होता है, ये एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। और एक जूल जो मान होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब यहां जरा समझिएगा, जूल जो मात्रक है ये ऊर्जा का है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किस सिस्टम में है? MK सिस्टम में है, मीटर किलोग्राम सेकंड में है। और अर्ग जो मात्रक है ये भी ऊर्जा का है, मात्रक है, लेकिन ये है किसमें? CGS में, CGS सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में। तो इसका जो मान है एक जूल का वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन करेक्ट ए है। अगला क्वेश्चन दिया है संवेग कौन सी राशि है? ऑप्शन है सदिश, बी ऑप्शन अदिश, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर जो संवेग पूछा गया कैसी राशि है, तो यहां एक ऑप्शन दिया है दोनों, तो ये तो आप तुरंत बिल्कुल हटा दीजिएगा, दोनों तो हो नहीं सकते हैं। और सदिश और अदिश में हो सकता है। तो संवेग कौन सी राशि? अदिश राशि नहीं है। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है, इसलिए यहां पर ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन ये कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है, कि रॉकेट जो ऊपर जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, वो उसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या है? पहला कह रहे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान नहीं होता है। ऊर्जा, ये भी गलत हो गया। और वेग, ये भी गलत हो गया। किस संरक्षण पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या यहां पर बोले संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण तो यहां से लिखा हुआ है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आपने देखा होगा रॉकेट जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उसपे नीचे से बहुत तेजी के साथ में गैसें निकलती हैं और उसी से वो कहां जाता है? अंतरिक्ष में ऊपर की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है 5। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल, यहां पर एक ऑप्शन शून्य दिया है, वो गलत है। कैसे? क्योंकि वायु में ध्वनि की चाल, जैसे हम लोग जो बोलते हैं वायु ही में तो बोलते हैं, तो हमारी बोलने जो ध्वनि है
वो दूसरे तक आराम से पहुंच जाती है, तो शून्य तो गलत हो गया। हाँ, होती शून्य है, लेकिन कहाँ पर होती है? निर्वात में जो होती है उसकी चाल क्या होती है? ध्वनि की शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे ये भी कहीं पूछा जा सकता है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। अब आइए प्रश्न पर, ये कह रहे हैं 330 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 330 सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं होती है, 330 मीटर पर सेकंड होती है। यहां पर 300 मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको आप 330 समझिएगा। 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है यहां पर? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर जो है सी सही हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, एक बात और बता दें, यहां पर वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, और यदि हम बात करें जल में ध्वनि की चाल इससे ज्यादा होती है। ये ठोस में देखेंगे तो इससे चाल और बहुत ज्यादा होती है। तो हम ऐसे बोलें कि वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, जल में उससे ज्यादा होती है, और ठोस में सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे गिरती हुई वस्तु की गति ऊर्जा। तो पहले ये जाने गति ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं गति ऊर्जा। ठीक है, अब जरा सब पता है सबको भैया, ये वस्तु हम ऊपर से डालते हैं ना, ऐसे ऊपर से वस्तु गिरा रहे हो, ऐसे छोड़ दिए गिरने के लिए, तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ आएगी इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो गति ऊर्जा बढ़ेगी कैसे? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। गति ऊर्जा का फार्मूला क्या बनता है? हाफ mv स्क्वायर। द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन वेग क्या हो गया? बदल गया, बढ़ गया, जब पृथ्वी के और वस्तु आ रही है, नीचे की तरफ वस्तु गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, ना शून्य होगी, ना घटेगी, और ना नियत रहेगी। तो क्या होगा? उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। इसको उल्टा समझ लें, यदि वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी गति ऊर्जा लगातार घटेगी। ठीक, और कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिति ऊर्जा लगातार घटेगी। लेकिन एक बात और है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर गिराया जाए, दोनों कंडीशन में रास्ते में कोई भी बिंदु आप लेते हैं, चाहे गिरने वाला चाहे फेंकने वाला, दोनों स्थितियों में इनकी कुल ऊर्जा यानी कि गति और स्थिति ऊर्जा का योग क्या रहता है? अचर रहता है। उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अचर रहती है। तो एक बात और भी आपको पता चल गई, यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए, इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 7। गति ऊर्जा का सूत्र लिखिए, अभी लिखा गया था गति ऊर्जा का सूत्र हाफ mv स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही सही है, हाफ mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये एक 7 क्वेश्चन थे भौतिक विज्ञान से संबंधित। अब अगले जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, वो है रसायन विज्ञान से संबंधित। तो आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती पदार्थ क्या है? तो ऊर्ध्वपाती पदार्थ क्या होता है पहले वो समझिएगा। वो पदार्थ जिसको आप गर्म करिए तो सीधे वो भाप में बदल जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप गर्म करें कटोरी में रख के और सीधा सीधा वो भाप में बदल जाए, तुमको दिखेगा नहीं, पदार्थ तो गायब हो जाएगा। तो ऐसा जो पदार्थ होता है वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाता है। और जरा ऑप्शन चेक करिएगा, नमक में तो ऐसा होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है। चीनी में भी ऐसा नहीं होता, चीनी को जब गर्म करेंगे तो थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, कौन सा पदार्थ है? नौशादर है। और एक नाम जान लीजिएगा, कपूर। ठीक है, नौशादर ये है, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये सीधे भाप में वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्या है? जल का हिमांक कितना है? ऑप्शन दिया हुआ है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना ये कि जल का कोई भी टेम्परेचर यहां पर 105 लिखा तो होगा ही नहीं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है। इस तापमान पे जो जल है वो उबलने लगता है, यानी भाप जो है
उबलने लगता है इस, और ये क्रिया क्या कहलाती है, जो है क्वथन कहलाती है। और उस कंडीशन में वाष्प दाब और वायुमंडल जो द्रव दाब वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। नहीं, वायुमंडलीय दाब और द्रव दाब आपस में बराबर होता है। यहां पर बात की हिमांक मीन्स मतलब बर्फ में कन्वर्ट करना, तो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक क्या है भैया, जरा देखिए। ये के किसके लिए लिखा है, ये तो पोटेशियम है, गलत हो गया। Mg क्या है, मैग्नीशियम है। Al क्या है, एल्युमिनियम है। Na क्या है, सोडियम है। इसलिए ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11, आपसे पूछा गया है अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। यहां पर थोड़ा गलत लिख गया है, नगण्य होता है मतलब कम होता है, नगण्य होता है। तो अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, पहला ठोस में, दूसरा गैस में बताया, फिर जल में, और तीनों अवस्थाओं में। तो अंतरा आणविक बल क्या आता है, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, अंतरा आणविक बल कहलाता है। और इसकी वजह से ही वस्तुओं का आकार, आयतन, ये सब निश्चित रहता है। तो आप समझिए जरा, ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसका जो है अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। गैस में क्या है, गैस में ना कोई आकार है ना कोई आयतन है, आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12, आइंस्टीन समीकरण क्या है। तो आइंस्टीन समीकरण क्या होती है, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण क्या होती है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। और ये क्या है, E बराबर m इंटू सी है। E क्या है, E है ऊर्जा, और m क्या है, ये द्रव्यमान से इंडिकेट कर रहा है, द्रव्यमान। और c क्या है, ये c है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग होता कितना है, ये होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी जानकारी के लिए और मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 मिलीलीटर बराबर होता है। 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, तो सबको भैया पता होगा, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। तो 1 मिलीलीटर जो होता है वो 100 ml के बराबर नहीं होता है। 100 मिली 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर जो होता है 100 ml के बराबर नहीं होता है, 10 ml के बराबर नहीं होता, सभी तो गलत हो गया। 1000 ml के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब ये अगला जो क्वेश्चन 14 है, ये है निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो आपसे पूछा गया है निर्जीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो बताइए भैया नाम क्या है, आप लोग जरा बताइए कौन सा, ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इनमें से सब तो है नहीं भैया, तो गलत हो गया। ठीक है, ये न्यूटन हॉक ये भी नहीं है, वाटसन ये भी नहीं है, रॉबर्ट हुक ने की थी। निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त एक है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, फिर है तंत्रिका ऊतक, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हटा दीजिए, बिल्कुल गलत हो गया। और रक्त है क्या, ना ये पेशी ऊतक है और ना तंत्रिका ऊतक है, कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुकड़िका किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और हरित लवक। तो सुकड़िका किसे कहते हैं, जरा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर आएगा, सुकड़िका किसे कहते हैं। चलिए ये देखिए, राइबोसोम भी नहीं है,
गाल्गी काय भी नहीं है, हरित लवक भी नहीं है, कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ऊतक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका के वे समूह जो कार्य एवं संरचना में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाएं जो बनावट में समान नहीं है, कोशिका जो कार्य में समान नहीं है और अंग जो बनावट में समान है। ठीक है, तो देखिए ऊतक क्या है, यहाँ पर ये जो कार्य में समान की बात करिए तो समान है, ये भी समान नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोशिका के वे समूह जो कार्य और संरचना में समान होते हैं उन्हें ही ऊतक कहा जाता है। परिभाषा ये होती है, कोशिका के वे समूह जो कार्य और संरचना में, जिनका कार्य और बनावट की संरचना समान होती है, क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है। पावर हाउस, गलत, नहीं कहा जाता भैया। ना ईंधन कहा जाता है, वाटसन तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या कहा जाएगा, एटीपी को कोशिका का मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा, बहुत आसान का मतलब भैया ज्यादातर लोगों को पता होगा, वही तो आसान होता है। सजीव की सबसे छोटी इकाई का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया ऊतक, दूसरा बताया केंद्रक, फिर हो गया कोशिका, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन देना बताइए। यहां पर ये मैंने गलत कर दिया, केंद्रक तो नहीं होगा, इसलिए केंद्रक को गलत काट दिया हूं, ये केंद्रक हो गया। और ऊतक तो अभी बताया समूह होता है, तो ये भी गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, यानी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जरा बताइए। कौन सा, 23 जोड़ी, 22, 21 और 44। ठीक है, तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 गलत, 22 जोड़ी भी गलत हो गया, 21 जोड़ी, कौन सा सही होगा, 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आता है अगला पार्ट, भौतिक विज्ञान। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए यहीं पे। अब आते हैं जो इनका आंसर आपको कॉपी पे लिखने के देना है। क्या क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁶ मीटर है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है, और पृथ्वी तल पर भी स्मॉल जी का मान सब जगह समान नहीं होता, वो अलग का विषय हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर अभी जाने कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, रिलेशन क्या है वो जरा समझिएगा। फार्मूला होता है जी डैश बराबर G/1 प्लस H/RE का होल ऑफ स्क्वायर। क्या फार्मूला बनता है, जी डैश बराबर G/1 प्लस H/RE, ब्रैकेट में बंद करके होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। अब यहां पर H का मान कितना है, 3200 किलोमीटर है, तो आप यहां पर H की जगह पे 3200 किलोमीटर लिख दीजिएगा। तो यहां पर ये G डैश मैंने लिखा कितना, G डैश बराबर G का मान आप अभी G ही लिख लेते हैं, 1 प्लस H का मान 3200 किलोमीटर, तो आप 3200 लिख लीजिएगा। और ये 6.4 गुणे की पावर 6 है, इसको आप 6400 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6400 किलोमीटर, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चाहे हम ये लिखें और चाहे ये लिख दें, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, क्योंकि दोनों का मात्रक एक हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी लिखने में। तो ये हो जाएगा कितना, 6400 किलोमीटर। पावर लगा दी मैंने, तो 32 से करना 32, 32 दूना
64 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पर, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस, जरा देखिएगा 1/2 बचा ना यहाँ पे, तो 1/2 की होल पावर 2 लगा दीजिएगा। 2 एक अन्ना 2 और एक 3/2, तो जी डैश बराबर होगा जी अपान 3/2 की होल पावर 2। जरा बताइएगा फिर, 3 एक अन्ना 3 और एक सॉरी 2 एक अन्ना 2 और एक 3/2, स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3/2 का होल स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मान निकल के आ जाएगा, जी डैश बराबर जी ये हो गया 4 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4/9, और ये हमारा आंसर निकल जाएगा कि जी डैश बराबर 4g/9। कितना आएगा, जी डैश बराबर 4g/9 आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 4/9 हो जाएगा। क्या समझेंगे यहाँ पे, 4/9 हो जाएगा, यानी कि ये होगा जो मान निकलेगा वो 4/9 होगा इस्माइल जी का। अगला क्या है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समुद्र में जो पानी होता है वो सभी नदियों से आके मिलता है, तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो नदियां आती हैं बह करके तो अपने साथ बहुत से खनिज पदार्थों को अपने में घोल करके ले आती हैं। तो जब घोल करके लेके आएंगे तो पानी में घुलनशील पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि घनत्व बढ़ जाएगा। जब घनत्व ज्यादा होगा तो हटाए गए द्रव का भार भी ज्यादा हो जाएगा, और उत्प्लावन बल का मान ज्यादा लगने की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है अपेक्षाकृत नदी में। तो क्या आंसर लिखेंगे, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरने से उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो जाता है, नदी की अपेक्षा उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। इसका जो फार्मूला बनता है वो 12mv² होता है। k बराबर है 12mv², 1/2 लिख जाइएगा। द्रव्यमान कितना लिखते हैं, द्रव्यमान तो 20 किलोग्राम है, तो यहाँ पर आप 20 लिख जाइएगा, और वेग कितना है 20 × 20, ये लिख दीजिएगा। अब भाग करिएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 और 20 का गुणा कितना होगा 400 हो जाएगा, और 10 से और गुणा करेंगे तो 4000, तो गति ऊर्जा कितनी निकल के आ जाएगी 4000 जूल, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या फार्मूला आएगा, 12mv² होगा। आपने m और v का मान यहां पर डाल दिया है, कैलकुलेशन करके 4000 जूल आंसर पता कर लिया है। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु उस बल का विरोध करती है, जो ये गुण होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। या हम ऐसे कहते हैं, अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण हर एक वस्तु में होता है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और 2 प्रकार के जड़त्व होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और है कौन सा जड़त्व, गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गतिमान ही रहना चाहती है, इस गुण को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान थी, उसका शुरू का वेग u है और अंतिम वेग v है, तो मैंने शुरू का वेग यहाँ पर कौन सा लिखा u लिख लिया है और अंतिम वेग v लिख लिया है। द्रव्यमान वस्तु का m है। जब उस पे शुरू का वस्तु कोई वस्तु गतिमान थी, शुरू का वेग u था, कुछ बल लगा दिया गया
और थोड़ी देर के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, संवेग में परिवर्तन हो गया mv माइनस mu। ये क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन हो गया। और कितनी देर में हुआ, ये कहा कि डेल्टा टी समय के बाद परिवर्तन हो गया, तो मैंने डेल्टा टी से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी लिख लिया है। और इधर हमने क्या कर लिया, m और v माइनस यू बटे डेल्टा टी लिख दिया है। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये तो वेग लिखा है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण हो गया, तो आएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर होगा m इंटू ए, और ये क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। तो इस संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर हो जाती है। अब आता है रसायन विज्ञान में, और रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया है ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। तो देखिए ठोस क्या है, इनका आकार, आयतन निश्चित होता है। द्रव में क्या है, इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में ना इनका कोई आकार ना इनका कोई आयतन, ठीक है। इनको ठोस में क्या है, ठोस को बहुत आसानी से हम परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कि ठोस को तुरंत हम मतलब उसकी आकृति बदल दें, आकृति में परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसमें हम आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन गैस में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगला नंबर है अंतराणुविक बल, जो भी बात आई थी, अंतराणुविक बल ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अभी हमने बताया था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो वो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं, और ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे कपूर और नौसादर जो हैं ये क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। किसको, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अणु और परमाणु में अंतर क्या है। परमाणु छोटा भाग है, अणु बड़ा भाग है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंतर आपको यहां पर लिख लेना है। अब आता है जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान का पार्ट, इसमें आपको पहला दाना पेशी ऊतक की विशेषताएं लिखनी है। तो पहली पेशी ऊतक की पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता पेशी ऊतक क्या होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है, ठीक है। दूसरा, पेशी ऊतक में संकुचन और फैलाव होता है, मतलब इसमें क्या होता है, संकुचन भी होता है और फैलाव होता है। पेशी ऊतक से शरीर में गति होती है, यानी पेशी ऊतक से क्या होता है, शरीर में गति, जो हम चलते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं, पेशी ऊतक से की वजह से चलते हैं। पेशी ऊतक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचन प्रोटीन भी कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, पेशी ऊतक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे संकुचन प्रोटीन कहा जाता है। तो ऐसे बोले कि पेशी ऊतक क्या होता है, कोमल होता है, ये शरीर की गति में सहायक होते हैं, इनमें संकुचन और फैलाव होता है, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे पेशी या जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के एक प्रकार का एक ये विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का जो ये विभाजन है इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और इसे ये कोशिका विभाजन एक प्रकार का, या अर्धसूत्री विभाजन क्या है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। इसके प्रत्येक, इसके जरिए युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे कि कोशिका, ये जो है अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसके जरिए युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का कार्य क्या है, कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का जो काम होता है वो राइबोसोम का होता है। क्या होता है, कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का जो काम है वो राइबोसोम का होता है।
तो देखिए, पौधों के उन ऊतकों को कहते हैं पादप कोश। पादप उनका ऊतक उसे कहा जाता है, पौधों के उन ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं जिनमें समान कोशिकाएं होती हैं, जिनमें समान कोशिकाएं होती हैं और जो पौधों को के संगठन में काम करती हैं। या कह सकते हैं कि समान प्रकार की जो के ऊतक है या समान ये कि पादप ऊतक उसे कहा जाता है जिन ऊतकों को उनको कहते हैं जिनमें समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और समान प्रकार का ये कार्य करती हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ये चित्र आपको बनाना है। मृदुतक और स्थूल कोण का ऊतक में क्या अंतर है, इसको आपको लिखना है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पेपर को आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पूरा हल करिएगा। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और फिर अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है अथवा में, ये टिप्पणी लिखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में लिखना है, हरित लवक के विषय में लिखना है और राइबोसोम के विषय में लिखना है। तो ये इतना ये थ्योरिकल पेपर है, आप इसको हर हालत में तैयार कर लीजिएगा। देखिए पूरा का पूरा पेपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।